नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रीपाद, गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर से। हम बात कर रहे हैं आज एस्पिरिन के बारे में। एस्पिरिन एक एंटीप्लेटलेट ड्रग है और वो खून को पतला रखता है। इसी वजह से वो एक लाइफ सेविंग ड्रग है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाता भी है। मगर एस्पिरिन एक मेजर साइड इफेक्ट से एसोसिएटेड है, जो है कि ब्लीडिंग जहाँ से भी हो ये खतरनाक होती है आपके लिए। इसी वजह से ब्लीडिंग से बचना भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या हमें हर किसी को एस्पिरिन लेनी चाहिए? इसी के बारे में आज का ये वीडियो है। एस्पिरिन यूज से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने आप को दो ग्रुप में डिवाइड करें। क्या आप एस्पिरिन प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं या सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं? सेकेंडरी प्रिवेंशन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें हर एक को एस्पिरिन लेने की जरूरत है। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है आपको प्रीवियसली हार्ट अटैक आया है, आपको पहले स्टेंट लगा है, आपकी पहले बाईपास सर्जरी हुई है, या फिर आपको पहले स्ट्रोक आया है। स्ट्रोक का मतलब होता है यहाँ पर कि आपको इश्केमिक स्ट्रोक आया है, जिसके अंदर आपकी कोई नस बंद हुई थी दिमाग की, या फिर पेरीफेरी की कोई नस बंद हुई थी, जिसके लिए आपको एस्पिरिन लेने की जरूरत है। तो इन सभी पेशेंटों को एस्पिरिन लेनी ही लेनी है। लो डोज में 75 मिलीग्राम एस्पिरिन आपको डेली लेनी चाहिए, जो आपको हार्ट अटैक से आने वाले नए इवेंट से बचाएगी। जो कंट्रोवर्शियल पार्ट है वो है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है कि आपको रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि आप डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम है, तो फिर आप एस्पिरिन ले कि ना ले, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं। कुछ लोग कहते हैं अभी भी कि एस्पिरिन नहीं लेनी चाहिए, मगर कुछ लोगों का कहना है कि आप अपने आप को रिस्क स्ट्रैटिफाई करें और इस हिसाब से आपको एस्पिरिन लेने की जरूरत है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए एस्पिरिन लेना चाहते हैं तो कुछ चीजें आप पहले ध्यान में रखें। सबसे पहले कि एस्पिरिन आप अगर 40 टू 75 ईयर्स के एज ग्रुप में हैं तो आपको एस्पिरिन के लेने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपका एज 75 ईयर से ऊपर है और आज तक आपको हार्ट अटैक कभी नहीं हुआ है, इवन आफ्टर आपको अगर कोई डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कोई रिस्क फैक्टर है, तो भी आपको हार्ट अटैक के लिए प्रिवेंशन के लिए, प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए इकोस्प्रिन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एज 40 टू 75 के बीच में है, फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपकी एएससीवीडी रिस्क कितनी है। एएससीवीडी रिस्क का मतलब होता है कि आपको एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिसीज होने की रिस्क कितनी है। इसके लिए एक कैलकुलेटर आता है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। उस हिसाब से आप आपका एएससीवीडी रिस्क कैलकुलेट करें। उसके बाद आप देखिए कि आपकी ब्लीडिंग रिस्क कितनी है। ब्लीडिंग रिस्क देखने के बाद आपको देखना है कि आपके जो एएससीवीडी रिस्क फैक्टर्स है उनकी मैनेजमेंट कैसी है। तो इन्हीं बातों में हम अब बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि आपने देखा कि आप 40 टू 75 ईयर्स एज ग्रुप है, फिर आपने आपके एएससीवीडी रिस्क कैलकुलेट की। एएससीवीडी रिस्क में कैलकुलेट करने के बाद उसको आपने आपको ग्रेड करना है कि आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर एएससीवीडी रिस्क लेस देन 5% है, मतलब आपको आने वाले 10 सालों में हार्ट अटैक होने के चांसेस लेस देन 5% है, तो आप लो रिस्क ग्रुप में आते हैं। अगर 5 से 7.5 है तो आप बॉर्डरलाइन रिस्क में आते हैं। अगर 7.5 से 20 है तो आप इंटरमीडिएट ग्रुप में आते हैं, और 20% से ज्यादा है तो आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाता है जिनकी 10% से ज्यादा है या फिर हाई रिस्क है, जैसे कि 20% से ज्यादा है, उन्हीं को इकोस्प्रिन लेने की जरूरत है। बाकी लोगों को इकोस्प्रिन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर आते हैं हम ब्लीडिंग रिस्क में। ब्लीडिंग रिस्क में सबसे पहले देखना है कि आपका लीवर फंक्शन ठीक है। लीवर फंक्शन गड़बड़ होने वाले पेशेंटों को ब्लीडिंग रिस्क ज्यादा होती है। किडनी फंक्शन ठीक है। किडनी फंक्शन अगर ठीक नहीं है तो इस वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा है। क्या अल्कोहल ज्यादा, हद से ज्यादा ले रहे हैं, तो इन लोगों को ब्लीडिंग रिस्क ज्यादा होती है। किसी भी प्रकार का कैंसर हो, कोई भी कैंसर जो कि अभी तक ट्रीटेड नहीं हुआ है, जिसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हुई है और उनको डिक्लेयर नहीं हुआ है कि आपका कंप्लीट कैंसर ट्रीटमेंट हो चुकी है, तब तक आपको कोई भी इकोस्प्रिन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये 75 से ज्यादा है और आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ है अभी तक, तो इकोस्प्रिन लेने की जरूरत नहीं है। प्रीवियसली आपको अगर ब्लीडिंग हो चुकी है किसी कारण की वजह से, जिसका अपर जीआई ब्लीड हुई थी, जिसमें आपको पता चला है कि आपको पाइल्स है, पॉलिप है या कोई अल्सर है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई थी, तो आपको इकोस्प्रिन लेने की जरूरत नहीं है। कोई जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे कि फैक्टर 8 या फैक्टर 9 डिफिशियंसी है, उन लोगों को भी इकोस्प्रिन लेने से फायदा नहीं होगा। ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और पेशेंट मैं चाहूंगा कि आप इकोस्प्रिन ना ले। दूसरा आता है कि अगर आपके प्लेटलेट हमेशा कम रहते हैं, जैसे आईटीपी जैसे डिसऑर्डर से जिसमें कि हमेशा प्लेटलेट कम रहते हैं, तो भी उन पेशेंटों को इकोस्प्रिन लेने से फायदा नहीं होगा, बल्कि ब्लीडिंग रिस्क बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर आप एज के वजह से या किसी और वजह से बार बार गिरने, मतलब चक्कर आके गिरने की बारी हुई या फिर फिसल के गिरने की ऐसी रिस्क ज्यादा है, जिनको रिस्क ऑफ फॉल ज्यादा है, उन पेशेंटों को भी इकोस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए। अगर आपका बीपी अनकंट्रोल्ड है, जैसे कि बीपी हमेशा 140 या 150 से ज्यादा रहता है, तो भी इकोस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए। अदरवाइज स्ट्रोक होने की, जैसे कि दिमाग में खून बहने की रिस्क बढ़ जाती है और
आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान होगा इकोस्प्रिन लेने से, इसीलिए अनकंट्रोल्ड बीपी वाले मरीजों ने इकोस्प्रिन नहीं लेनी है। एस्पिरिन लेने से पहले आपको ये देखना है कि क्या आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको हार्ट डिसीज की तरफ लेके जा रहे हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटीज हुआ, आप स्मोकिंग करते हैं या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या लाइफस्टाइल है, ये वेल कंट्रोल्ड है कि नहीं है। अगर ये वेल कंट्रोल्ड है, आपका बीपी 130/90 है, आपका शुगर ऑलवेज 130 से नीचे है, स्मोकिंग आप करते नहीं है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से नीचे है और वजन आपका नॉर्मल है, बीएमआई नॉर्मल है, तो आपको एस्पिरिन लेने से फायदा नहीं होना है। इसीलिए अगर ये सब फैक्टर कंट्रोल में है तो आप एस्पिरिन ना लें। अब आते हैं फाइनल स्टेटमेंट में कि आपको एस्पिरिन लेना है या नहीं लेना है। अगर एज आपका 40 to 75 ईयर्स है, आपको ब्लीडिंग रिस्क फैक्टर नहीं है, ASCVD रिस्क कैलकुलेटर के हिसाब से आपकी रिस्क जो है वो 10% से ज़्यादा है, तो आपको इकोस्प्रिन लेने से फ़ायदा होगा। आपको हार्ट अटैक से आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो सकते हैं, इसीलिए आप इकोस्प्रिन ले सकते हैं। अगर आपका एज 75 से ज़्यादा है और आपको आज तक हार्ट अटैक नहीं हुआ है या स्ट्रोक नहीं हुआ है, तो आपको इकोस्प्रिन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी एज ग्रुप के हैं और आपको कोई भी ब्लीडिंग रिस्क फैक्टर है, तो आपको इकोस्प्रिन लेने के फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए इन बातों पे गौर करना है कि एस्पिरिन लेना है या नहीं लेना है। फाइनल आते हैं कि इकोस्प्रिन का कितना डोज लेना है। एस्पिरिन का कितना डोज लेना है? एस्पिरिन का डोज 75 से ज़्यादा लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। 75 मिलीग्राम ही बेस्ट डोज है, जिसकी वजह से आपको प्रिवेंशन मिलेगा। हाई डोज जो कि 150 मिलीग्राम या 300 मिलीग्राम है, इससे ब्लीडिंग रिस्क ही बढ़ती है, फ़ायदा कोई नहीं होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या मुझे अल्टरनेट इकोस्प्रिन लेने से फायदा होगा? तो इसका आंसर है नहीं। बॉडी में एक लेवल की मात्रा मेंटेन करने के लिए हर रोज इकोस्प्रिन का लो डोज लेना जरूरी है, इसीलिए अल्टरनेट डे थेरेपी से आपको फायदा नहीं होगा, आपको डेली एस्पिरिन लेनी पड़ेगी। तो ये था एस्पिरिन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और आने वाले नए वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।